हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक वर्णन। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा सभी एग्जाम जिनमें जी के जीएस आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है और आज का टॉपिक हम करने वाले हैं विजन IAS के नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण। मानव इतिहास में संभवतः भारत एकमात्र उदाहरण है जहां एक व्यापारिक कंपनी ने सरकार की बागडोर संभाली और निरंतर एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बनी रही। स्पष्ट रूप से कंपनी का पहला और अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना ही था। शासन सत्ता सार्वजनिक कल्याण का साधन होने की वजह लाभ को अधिकाधिक करने का साधन बन गई थी। इसलिए कंपनी की नीतियों का परिणाम जिम्मेदारियों की शक्तिहीनता, आम आदमी की दरिद्रता और स्थानीय कारीगरों की दुर्दशा के रूप में सामने आया। भारतीय गांव पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन लागू होने से पहले भारतीय गांव समुदाय केंद्रित थे और प्रकृति में आत्मनिर्भर थे, किंतु ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था में मौजूद प्रणाली को उलट कर रख दिया। ग्राम पंचायतें अपने पारंपरिक न्याय एवं कार्यकारी कार्यों से वंचित हो गईं। सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा और निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम इन दुष्प्रभाव को देख सकते हैं। पहले आता है ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने और उनका अधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने कई देश के हिस्से में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इस व्यवस्था में सरकार की मांगें तो स्थिर थीं, किंतु जमींदारों के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला लगान परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपनी पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों की भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार या बलपूर्वक कार्य कराने के लिए विवश करते थे। कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे साहूकार से ऋण लेते थे और इसके लिए बाध्य हो जाते थे। साहूकार, जो कि अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे, अधिक ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते थे तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद या अनाज को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली साहूकारों के एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका प्रयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार, साहूकारों का तहरा बोझ होता गया। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ गईं। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। पुराने जमींदारों की तबाही और नए जमींदारी व्यवस्था का उदय। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि किए जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ और नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियाँ और अत्यल्प संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के अधिकार के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलिया बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया था। किसानों पर बोझ और ज़्यादा बढ़ गया था। भूमि की मांग बढ़ने से उनकी कीमतों में वृद्धि हुई थी। भूमि की मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में वृद्धि हुई और किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी। जमींदारों और किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए ना तो किसी प्रकार का निवेश किया और ना ही इस कार्य में कोई रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में था और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अंग्रेजों का ही साथ दिया।
कृषि में स्थिरता और उनकी बर्बादी। कृषकों के पास ना ही कृषि के साधन थे और ना ही कृषि में निवेश करने के लिए धन था। जमींदारों का गांव में कोई संबंध नहीं था और सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अत्यल्प था। इसी कारण से भारतीय कृषकों का धीरे धीरे पतन होने लगा और उनकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि कार्य जीविकोपार्जन हेतु किया जाता था, न कि व्यापारिक लाभों हेतु। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव स्पष्ट होने लगे थे। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा था, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसाले एवं फलों सब्जी जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया था, क्योंकि ये फसलें अब खाद्यान्न की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बाग उद्योगों अर्थात चाय, कॉफी, रबर, नील इत्यादि में भी कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इन बागान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपों के हाथों में था और इनके उत्पादन मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। वाणिज्यिकीकरण एवं विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को किन कारणों से प्रोत्साहित किया है? तो रीतियों एवं परंपराओं के स्थान पर संविदा एवं प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार पर अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे, सड़क संचार संसाधनों के राष्ट्रीय मंडी का विकास, अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि से। क्यों इनको प्रोत्साहन मिला है? क्योंकि जो रीति रिवाज और परंपराएं थी उनके स्थान पर संविदा एवं प्रतियोगिता को स्थान मिला था। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय हुआ था। देशी विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई थी। रेलवे, सड़क संचार संसाधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास हुआ था। अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई थी। कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव बताइए। भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण एक व्यवस्था थी। भूमि पर अत्यधिक होने से इनको अदा कर पाने में वह असमर्थ थे। फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। उनकी ब्याज दरें अत्यंत उच्च होती थी। इस ब्याज को चुकाने के लिए उन्हें अपने उत्पाद को काफ़ी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार तो उन्हें अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ बेचकर दोबारा ज़रूरत पड़ने पर दुगने मूल्य पर उसे खरीदना पड़ता था। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्य पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी बढ़ने लगा। उदाहरणतः 1860 के पश्चात कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उससे बिचौलियों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से 1867 में जब मंदी आई तो इनकी मार किसानों पर पड़ी। इसके फलस्वरूप गांव में किसान ऋण के बोझ में दब गए और उनकी ज़मीनें नीलाम हो गईं। इससे अकाल का सामना करना पड़ा। परिणामतः दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुए। इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण ने ना तो कृषकों को कोई लाभ पहुंचाया और ना ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि की। फिर आता है अकाल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि था। यह मुख्यतः अनिश्चित वर्षा पर निर्भर था। 1757 से 1947 के बीच में बड़े 9 अकाल पड़े हैं। 1769 से 1770 के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी। 1837 से 1838 में समस्त उत्तर भारत में अकालग्रस्त हो गया था और 8 लाख लोग मारे गए थे। 1861 में पुनः उत्तर भारत में अकाल पड़ा, जिसमें भारी संख्या में जानमाल की हानि हुई थी। 1867 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। इसी तरह से 1868 से 1869 में राजपूताना बुंदेलखंड में, 1873 से 74 में बंगाल, बिहार में भी और 1876 में संपूर्ण भारत में अकाल पड़ा था। मतलब बहुत सारे टाइम पर अकाल पड़ा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा कृषि को पूरी खराब कर दिया गया था। उनकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो गई थी, जिससे क्या है अकाल पड़ रहे थे। अंग्रेजी शासन काल में अकालों की बारंबारता एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी के आकलन के अनुसार
1854 से 1901 के बीच में 3 करोड़ लोग अकाल के कारण मारे गए थे। जहां वर्षा का अभाव, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण रही थीं, वहीं इसका महत्वपूर्ण गंभीर कारण औपनिवेशिक नीतियां थीं। इसे हम निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला आता है औपनिवेशिक नीति में अधिक से अधिक भू राजस्व वसूली पर बल दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप किसान ऋणग्रस्त होते गए थे और उन्हें बार बार खाद्यान्नों के अभाव का सामना करना पड़ रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें किसानों ने नकदी फसलों को उपजने पर अधिक बल दिया था, जिससे खाद्यान्न का अभाव उत्पन्न हुआ था और वाणिज्यीकरण का लाभ किसानों को ना मिलकर महाजनों और बिचौलियों को मिल रहा था। भू राजस्व चुकाने और ऋण की अदायगी में विफलता के कारण किसानों की जमीनें महाजनों के हाथों में चली गई थी, जिससे किसान की आय घटी थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही ठप हो गई थी। कृषि की अवनति के साथ साथ उद्योग आदि में भी विकल्पों की कमी हुई थी। फलस्वरूप लोगों की आय में लगातार कमी होती चली गई। सरकार की प्रबंधन संबंधी विफलताएं भी अकाल का महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। इस प्रकार से उपरोक्त कारणों ने प्राकृतिक आपदाओं से अधिक तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न किया, जिसके कारण भारत में बारंबार अकालों की पुनरावृत्ति हुई। ब्रिटिश सरकार ने अकालों के समाधान के लिए विभिन्न आयोग का गठन किया और क्रमिक रूप से अकाल नीति विकसित की। 1860 से 61 में कर्नल बर्नार्ड स्मिथ समिति का गठन किया गया। 1867 में जॉर्ज कॉर्नवेल समिति बनाई गई, जिसने रोजगार सृजन पर बल दिया और यह सिफारिश की कि राहत कार्य सरकार अपने हाथों में ले। तो इसके लिए कुछ नीतियां बनाई गई हैं। पहली कौन थी? बर्नार्ड स्मिथ के द्वारा बनाई गई थी 1860 से 61 में। 1867 में जॉन कॉर्नवेल समिति बनाई गई थी और इन्होंने रोजगार सृजन पर बल दिया था और यह कहा था कि जो राहत कार्य हैं उसको सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिए। 1880 में वायसराय लिटिल द्वारा रिचर्ड स्टैची आयोग बनाया गया था। इस आयोग की सिफारिश पर 1883 में अकाल संहिता बनी और 1886 में लागू कर दी गई। इसके तहत एक अकाल कोष बनाया गया था, जिसमें प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया था। 1896 से 97 में मैकडॉनल्ड आयोग बनाया गया, जिसमें नैतिक दृष्टिकोण से युक्त रणनीति अपनाने पर बल दिया गया था और 1943 में बंगाल अकाल के बाद जॉन व्हाइट हेड आयोग बनाया गया था, जिसने भारतीय खाद्यान्न परिषद के गठन की सिफारिश की थी। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है? देखो, खाद्यान्न का गठन किया जा रहा है, खाद्यान्न परिषद बनाई जा रही है, नैतिक दृष्टि से रणनीतियां बनाई जा रही हैं अकाल के लिए। स्टैची आयोग बनाया गया था 1880 में। इसमें कहा गया था कि एक आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसको क्या अकाल कोष कहा जाएगा, है ना। स्टैची आयोग के द्वारा कहा गया था और इसमें 1 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे प्रति वर्ष। और रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। किसने कहा है? यह कॉर्नवेल समिति के द्वारा कहा गया था 1866 में। ये बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं जो कि अकाल की नीतियों से लड़ने के लिए थे, अकाल से लड़ने के लिए थे। इस प्रकार ब्रिटिश अकाल नीति धीमी गति से बहुत लंबे समय तक विकसित हुई और समस्या का व्यापक समाधान करने में विफल हुई और फलतः भारत में अकालों के कई दुष्परिणाम सामने आए। मतलब अकाल नीतियां बनाई जा रही थी लेकिन बहुत धीमी गति से चल रही थी, समस्या का व्यापक समाधान नहीं हो पाया और भारत में अकाल होते रहे और उसके दुष्परिणाम भी सामने आते रहे। इसका कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पशुओं की हत्या हुई, मृत्यु हुई, जमीन पर पड़ी रहने से वहाँ भी क्षति हुई, किसानों की जमा रकम नष्ट हो गई और कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक था। अकाल के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ गई। कृषि पर प्रभाव पड़ने से उद्योग धंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, तीव्र हो गई। भूखमरी, दरिद्रता, बेरोजगारी भारतीय समाज की एक बुनियादी सच्चाई बन गई। नेक्स्ट आता है भारत में दस्तकारी एवं हस्तशिल्प पर प्रभाव। जब भारतीय हस्तशिल्प और दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उद्योगों से श्रेष्ठता की स्थिति में थे,
वर्ष 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी, जो कि भारत में माल और बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी। इसके बदले में कपड़े, मसाले और भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचा करती थी। इस दौरान वे कंपनी के कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिला और उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। चरण दूसरा, जब भारतीय हस्तशिल्प दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उद्योग के बराबर या उन्हें टक्कर दे सकते थे। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 के पलासी के युद्ध के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण का फायदा उठाते हुए कंपनी ने भारतीय व्यापार एवं उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने बंगाल के बुनकरों को अपना माल कम दाम पर और घाटे पर बेचने के लिए विवश किया। इसके अतिरिक्त कई शिल्पकारों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय कारखानों में उसने अपने कार्य करने पर रोक लगा दी। कंपनी ने अपने भारतीय और विदेशी प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाहर कर दिया और कंपनी ने कच्चे कपास की बिक्री पर एक अधिकार कर लिया, जिसके लिए बंगाल के बुनकरों से मनमाने दाम वसूले जाते थे। इस प्रकार कपास खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही घाटे में रह गए। ब्रिटेन ने भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क भी लगा दिए। इन सभी प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपने बढ़ते हुए मशीनी उद्योग को संरक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि इसके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आता है तीसरा चरण। जब भारतीय हस्तशिल्प और दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गए थे। 1813 के बाद परिस्थितियां तेजी से बिगड़ी और भारतीय दस्तकारी उद्योग से अब विदेशी व्यापार ही नहीं वरन भारतीय बाजार भी छिन गए थे। उद्योग एवं औपनिवेशिक शोषण से ब्रिटेन के पास पर्याप्त औद्योगिक पूंजी एकत्रित हो गई थी। यह पूंजी व्यापारियों और उद्योगपति वर्गों के पास थी, न कि जमींदारों के पास, जो इसे भोग विलास में खर्च करते थे। जनसंख्या की वृद्धि ने सस्ते श्रम की आवश्यकता पूरी की और ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार बनी जिस पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव था। अधिक उत्पादन की मांग प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा पूरी हुई और सदियों पहले किए गए आविष्कारों का अब भरपूर प्रयोग होने लगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में एक ऐसे नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसकी दिलचस्पी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति मुनाफा व्यापार न होकर तैयार माल के उत्पादन और कच्चे माल के आयात में ही थी, क्योंकि इस वर्ग का लाभ कारखानों के उत्पादन की देन थी। इस वर्ग के दबाव की देन ही थी कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कटौती हुई और इसके पश्चात ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के साथ विकृति पूर्ण मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इस नीति के अंतर्गत भारत के दरवाजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए, किंतु जो माल ब्रिटिश माल से प्रतियोगिता कर सकते थे उन मालों पर ब्रिटेन में प्रवेश करने के लिए आयात शुल्क लगा दिया गया, वो भी भारी आयात कर लगाया गया। यह उच्च आयात शुल्क तब तक जारी रहा जब तक उनका निर्यात लगभग बंद नहीं हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए हैं, जो कि निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। भारतीय हस्तशिल्पों के पारंपरिक ग्रामीण समुदाय के साथ संबंध प्रभावित होने लगे, क्योंकि ग्राम में भी मशीन से बनी हुई वस्तुएं पहुंचने लगी थी। अकाल के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, जिसमें दस्तकार और शिल्पी भी थे। पारंपरिक रूप से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग गिल्ड पद्धति के द्वारा नियंत्रित होता गया और ब्रिटिश शासन के आगमन के पश्चात गिल्ड व्यवस्था टूट गई, अर्थात शिल्पकारों के कार्य पर निगरानी और अनुशासन रखने वालों का कोई नहीं रहा। अनुभव और प्रशिक्षण का भी अभाव हो गया, जिससे उच्च कोटि की वस्तुएं बनना बंद हो गई। ब्रिटिश सरकार एवं भारत में शिक्षा प्रणाली, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। तो 60 वर्षों में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ व्यापारिक कंपनियां थी जो उसने भारत में भी कुछ शिक्षा को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है।
और विकास करने का भी प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं हम। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। इसका उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों और उनसे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना, कि भाई मुस्लिमों को भी उनके कानून सिखाना है। पहला मदरसा बना है कलकत्ता में, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, 1781। फिर आता है 1791, इसमें बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट के द्वारा जोनाथन डंकन है, इनके प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। कुछ नहीं, देखो इनके लिए संस्कृत विद्यालय बना दी, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए क्या बना दी? मदरसा बना दिया। मतलब अभी से इन्होंने फूट डालना स्टार्ट किया। तो 1751 में क्या बन गया है? 91 में क्या बन गया है? संस्कृत कॉलेज बनाई गई है। कहाँ पर? मद्रास में बनाई गई है, जोनाथन डंकन के द्वारा। उद्देश्य क्या है? हिंदू विद्या और दर्शन का अध्ययन करना। फिर 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाएं एवं भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। तो कॉलेज बनाई गई है फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ पे? 1800 में बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? तो जो असैनिक अधिकारी थे उनकी शिक्षा के लिए बनाई गई है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इसको फिर बंद कर दिया गया था। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था। कंपनी को एक ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सकते थे, जो शास्त्रीय एवं स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों और कानून या कंपनी के कानून प्रशासन में उनकी मदद कर सकते थे। मतलब एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो कि भारतीय हो, शास्त्रीय हो, यहाँ की भाषा जानता हो, यहाँ के लोगों को जानता हो, लेकिन कानून व्यवस्था किनकी चलाए? अंग्रेजों की चलाए, उनकी मदद करे अंग्रेजों को। इसलिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कानून विभाग में अरबी, फारसी एवं संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, ताकि वे लोग न्यायालय में अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ पारदर्शिता के साथ बैठ सकें और मुस्लिम एवं हिंदू न्यायालय या कानून की व्याख्या कर सकें। तो देखो इसमें क्या कहा इन्होंने? एक कानून न्याय विभाग बनाया, जिसमें फारसी, अरबी और संस्कृत के ज्ञाताओं को इसमें शामिल किया गया था। इनको क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि जो न्यायालय है वहाँ पर वो अंग्रेज न्यायाधीश के साथ बैठ सकें, उनको परामर्श दे सकें, और जो हिंदू मुस्लिम हैं उनके कानून की व्याख्या कर सकें, परामर्श देकर, और निष्पक्ष रूप से कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी, क्योंकि भारतीय तो भारतीय भाषा जानते थे और इन लोगों को आती थी अंग्रेजी। तो इसलिए एक ऐसा वर्ग शुरू करना चाहते थे जो कि दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सके। नेक्स्ट आता है 1813 में चार्टर्ड एक्ट में प्रशासनिक शुरुआत। इस चार्टर्ड एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करने, उन्नत करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद होने के कारण 1823 में यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। तो इस राशि को क्यों स्टार्ट किया गया था? 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी जो भारत में स्थानीय विद्वान हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए। 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन किनको दी जाए किनको नहीं दी जाए, इतनी राशि कम है ज़्यादा है, इस विवाद के कारण 1823 में इसको बंद कर दिया गया। इस बीच में कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे और शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है, और 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भी भारी योगदान दिया था। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान एवं मानविकी पढ़ाई जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए थे, जिसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का पाश्चात्य भाषा में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया गया था। देखो अब इन्हें शिक्षा के लिए बंद कर दिया अनुदान देना 1823 में, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा के संस्थानों को स्थापित किया, शिक्षा का प्रसार किया, जिसमें सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 में। शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान एवं जो मानविकी है वो उसमें पढ़ाई जाती थी। अब सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज खोली, जिसमें वैज्ञानिक पुस्तकें, जो यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकें थीं, उनकी पाश्चात्य भाषा में अनुवाद करने के लिए इसमें अनुदान दिए गए थे। फिर आती है आंग्ल पाश्चात्य विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 दल थे। एक दल था पाश्चात्य शिक्षा समर्थन, इनके नेता थे H.T. प्रिंसेप
और दूसरे थे आंग्ल शिक्षा समर्थक। देखो अब इसमें दो शिक्षा से संबंधित दो व्यक्ति या फिर दो दल आएंगे। एक में आते हैं जो बोलते हैं कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, पाश्चात्य शिक्षा इनको देनी चाहिए क्योंकि वो उच्च है, और दूसरे बोलते हैं कि नहीं भैया भारतीय शिक्षा अच्छी है, आंग्ल शिक्षा बहुत अच्छी है, हम इसी को देंगे। तो ये दो विवाद होते हैं। पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहाँ रोजगार एवं अवसर में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ उनके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो पाश्चात्य शिक्षा समर्थक हैं वो बोल रहे थे कि जहाँ पर रोजगार के अवसर में वृद्धि है उसके लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ उनके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषा हैं, उनके साहित्य, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर जो आंग्ल शिक्षा समर्थक थे, इनका मानना था कि भारतीयों को आधुनिक यूरोपीय पद्धति की शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। इस वर्ग में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो रहा था तथा वे दोनों ही धड़ों में विभक्त हो गए थे, और यह धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने पर जोर दे रहा था, और दूसरा धड़ बोल रहा था कि नहीं, शिक्षा का माध्यम भारतीय देसी भाषाओं को बनाए जाने के पक्षधर में था। आंग्ल शिक्षा समर्थकों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की अपनी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। सीरमपुर में मिशनरी इस क्षेत्र में बहु उत्साही थे। फिर आते हैं भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार प्रचलित परंपरा एवं शिक्षा पद्धति ने अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया है। फिर आते हैं आंग्ल पाश्चात्य विवाद का समापन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 में सबसे महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उन्होंने लिखा कि सरकार की सीमित संस्थानों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। इसके लिए भारतीय शिक्षा पद्धति एवं साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। देखो एक समिति बनाई गई कि दोनों विवाद है, कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, तो एक समिति बनाई गई जॉन मैकाले के अध्यक्षता में। इसने आंग्ल दल का समर्थन किया और इन्होंने 2 फरवरी 1835 को एक स्मरण पत्र जारी किया और इन्होंने कहा कि भैया भारत में इतने सीमित संसाधन नहीं है, साहित्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्या माध्यम है इनका, कुछ नहीं आता इन लोगों को, हमारी शिक्षा अच्छी है, उच्च पद्धति की है, अत्यंत उच्च है, तो हम अपनी शिक्षा अंग्रेजी में ही देंगे। बस अंग्रेजी की प्रशंसा करते हुए, भारतीय हिंदुओं की हिंदी भाषा की आलोचना करते हुए इन्होंने सारे स्कूल कॉलेजों के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। प्रभाव: सरकार ने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने की बजाय अंग्रेजी स्कूल एवं कॉलेज खोले। सरकार को और कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसमें क्या है कि भैया कॉलेज टीचर के लिए भी खोलनी चाहिए थी ना, लेकिन उन्होंने टीचर्स के लिए खोली नहीं। आम जनता को भी शिक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह शिक्षा पर सीमित संसाधन को ही खर्च करना चाह रही थी। सरकार का विश्वास था कि भले ही प्रारंभ में शिक्षा का लाभ उच्च एवं मध्यम वर्ग के लोग तक ही सीमित रहे, किंतु धीरे धीरे इसके लाभ जनसाधारण तक पहुँच जाएगा। इसे ही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत या विपर्वेशंस सिद्धांत के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है थॉमसन के प्रभाव। उत्तर पश्चिमी प्रांत जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा का एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे से स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेज में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई थी। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान एवं जो क्षेत्र मिति है जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं के माध्यम के रूप में ही चुना गया था। इन योजनाओं के पीछे थॉमसन का उद्देश्य था कि नवगठित स्वराज्य एवं लोक निर्माण विभाग के लिए शिक्षित युवक उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच।
1854 में आया है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इससे डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहला, इसमें सरकार से कहा गया था कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे और इस प्रकार अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कागज में ही सिमट कर रह गया। इसके सुझाव दिए गए थे कि गांव में देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, जिसके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाएं हाई स्कूल, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन सिद्धांतों में एक कुलपति, एक सीनेट और उसके अधि सदस्य होंगे। इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। यह विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेगी और उपलब्धियां देगी, मतलब डिग्री देगी। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी शिक्षा और स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाने जाने का सुझाव दिया गया था। इसमें स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया था एवं तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति की चलाने की सिफारिश की गई थी। कंपनी में 5 प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग के कार्य शिक्षा की उन्नति और उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना एवं सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना था। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया था कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। इन बातों की घोषणा की गई थी कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी किया जाए। 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सार्थक रणनीति तब मिली जब G.E.D. बैथुन द्वारा 1849 में कलकत्ता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई। बैथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। मुख्यतः बैथुन के प्रयत्नों के द्वारा कुछ अन्य महिला पाठशालाओं की स्थापना की गई थी और इन्हीं सरकार के अनुदान एवं निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया था। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रही। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण किया गया और अनेक शिक्षण संस्थानें स्थापित की गई। इस काल में शिक्षण संस्थानों में प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मिशनरी संख्या में भी इस दिशा में अपना योगदान दिया करते थे। धीरे धीरे से निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। फिर आते हैं हंटर शिक्षा विभाग, जो कि 1854 में पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में सरकार ने W.W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना था। इसमें सुधार एवं विस्तार के लिए आवश्यक अनुशंसाएं भी करना था। विश्वविद्यालय की समीक्षा करना का कार्य नहीं था, बल्कि उसके सुझाव निम्नलिखित थे। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषयों में हो। निजी प्रयत्न का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना ही भी दी जानी चाहिए। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दी जानी चाहिए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हों, एक में साहित्यिक शिक्षा, जो कि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करेंगे, और दूसरी थी व्यवहारिक ढंग से, जो कि विद्यार्थियों को व्यवसायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे। निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सहायता अनुदान में उदारता एवं सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के लिए अवसर होने चाहिए। जितना शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा में से हट जाना चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया और
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के फलस्वरूप दानदाताओं के विशेष सहयोग से अगले 20 वर्षों में माध्यमिक कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हालांकि सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों का निर्माण भी इसी समय प्रारंभ हुआ था। पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं के पठन पाठन में भी विशेष रुचि देखने को मिली। इसके अतिरिक्त अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालय भी बनने लगे और 1882 में पंजाब एवं 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 सितंबर 1901 में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करना और शिक्षा के लिए एक नई योजना बनाना था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप एक आयोग सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना और उसके संविधान एवं कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं थे। इस आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान थे। पहला, विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे अध्ययन एवं शोध के लिए प्राध्यापकों तथा व्याख्याकर्ताओं की नियुक्ति का प्रबंध करें, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थापित करें और विद्यार्थियों को सीधी शिक्षा देने का भार अपने ऊपर ले। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी सदस्यता आजीवन न होकर मात्र 6 वर्षों के लिए होनी चाहिए। उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए सदस्यों की संख्या कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों में अधिकतम 20 और शेष में 15 होनी चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया जाना चाहिए और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार या वीटो दिया जाना चाहिए। सरकार सीनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्धन अर्थात संशोधन कर सकती थी और यदि वह चाहे तो एक नियम भी या नए नियम भी बना सकती थी, एक नए नियम को भी ला सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का और अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया था, अर्थात संबद्धता की शर्तें अधिक कठोर कर दी गई थी और सिंडिकेट के कॉलेजों का समय समय पर निरीक्षण करने पर भार सौंप दिया गया था। इन कॉलेजों को अपनी कार्य क्षमता उचित स्तर पर रखनी होगी और संबद्धता के लिए सरकारी स्वीकृति आवश्यक कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को इस विश्वविद्यालय की सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया था। विधान परिषद के अंदर और बाहरी राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की, यहाँ तक कि 1917 में सेंट्रल आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। 1904 के अधिनियम से भारतीय विद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गया था। परंतु कर्जन की इस नीति का यह परिणाम हुआ कि 1902 से 5 लाख रुपए वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के सुधार के लिए निश्चित कर दिए गए। इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई थी। 21 फरवरी 1913 का शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव। बड़ौदा जैसी प्रगतिशील रियासतों ने अपने यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1906 प्रारंभ कर दिया था। 1910 से 1913 तक विधान परिषद में गोखले एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए। 21 फरवरी 1913 के प्रस्ताव से सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया, अपितु निरक्षरता समाप्त करने की नीति को अवश्य स्वीकार किया। उसने प्रांतीय सरकारों को सलाह दी कि वह समाज के निर्धन एवं अधिक पिछड़े हुए वर्गों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबंध करें। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी समर्थन दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठशालाओं को भी अधिक उत्तम बनाने का सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालय के संबंध में यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए। विश्वविद्यालय को शिक्षण कार्य अधिकाधिक किया जाना चाहिए। सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने ME सेंट्रल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग
के सदस्य 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यद्यपि इस रिपोर्ट में केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में ही थी, परंतु यह अन्य भारतीय विश्वविद्यालय के विषय में भी सत्य थी। इसके निम्नलिखित सिफारिशें थी जो सेंट्रल आयोग है उसकी। सरकार ने इसमें कुछ सिफारिशें की थी। पहली थी, स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाने चाहिए। यह महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र संस्था के रूप में भी रह सकते हैं तथा हाई स्कूल से संबंधित भी रह सकते हैं। इसमें प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए एक माध्यमिक एवं एक उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव भी दिया गया था। उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए डिग्री के लिए शिक्षा 3 वर्षों में की होनी चाहिए और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ऑनर पाठ्यक्रम एवं साधारण पास पाठ्यक्रम पृथक होने चाहिए। विश्वविद्यालय के नियम बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। पुराने एवं जो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं जिसमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे, उसके स्थान पर केंद्रीय एकाकी आवासीय अध्यापन एवं स्वायत्ततापूर्ण संस्थाएं बननी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार कम करने के लिए ढाका में एक एकाकी एवं अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इसी प्रकार यह प्रयत्न होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में बन सकें। महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं के प्रसार होना चाहिए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएं होनी चाहिए और इसके लिए ढाका कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया था कि वह व्यवहारिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम का प्रबंध करें और उसके लिए अध्ययन एवं अभ्यास प्राप्त करने का प्रबंध करके डिप्लोमा एवं स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का प्रबंध करें। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को भी व्यवसाय कॉलेज भी खोलना चाहिए। 1916 से 1921 के बीच में नए विश्वविद्यालय मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एवं उस्मानिया अस्तित्व में आए। 1920 में सरकार ने सेंट्रल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की और भी सभी प्रांतों में इसको लागू करने का आग्रह किया। जितनी भी सेंट्रल आयोग की सिफारिशें थी उनको अलग अलग प्रांतों में लागू करने के लिए इन्होंने कहा। द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के अधीन प्रांतों में शिक्षा विभाग निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिए गए। केंद्रीय सरकार ने अब प्रत्यक्षतः शिक्षा में रुचि रखनी बंद कर दी और इस विभाग को अन्य विभागों में मिला दिया। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान जारी रहा। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रांतीय सरकारों ने शिक्षा योजनाओं को हाथ में लेने नहीं दिया या फिर खुद नहीं लिया। नेक्स्ट आता है हार्टोग समिति 1929। भारतीय वैधानिक आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार थीं। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया था परंतु शीघ्र प्रसार एवं अनिवार्यता की निंदा की थी। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश की। माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया था कि इसमें मैट्रिक परीक्षा पर ही बल दिया गया है। बहुत से अनुचित विद्यार्थी इसको विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग समझते थे। इसने सिफारिश की थी कि ग्रामीण वृत्ति के विद्यार्थियों को वर्नाकुलर मिडिल स्कूल स्तर पर ही रोका जाए और कॉलेज प्रवेश पर रोक लगा दी जाए और उन्हें व्यावसायिक एवं जो औद्योगिक शिक्षा है वह दी जाए।
विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और विवेकहीन प्रयासों की आलोचना की गई थी। इसमें शिक्षा का स्तर गिरता गया और सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए और विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य तक ही अपने आप को सीमित रखें। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं उन्हें अच्छी और उच्च शिक्षा दी जाए। प्राथमिक या मूल शिक्षा की वर्धा योजना भारत सरकार के द्वारा 1935 के अनुसार प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी और लोकप्रिय मंत्रिमंडल 1937 से कार्य करने लगे थे। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया था। इससे मौलिक एवं आधार शिक्षण या वर्धा योजना की संज्ञा दी गई है। 1937 में कांग्रेस ने भी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया था। जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए गए थे। इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण एवं प्रशासन के सुधार भी दिए गए थे। योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसमें शिक्षकों के वेतन पर भी प्रबंध हो जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से यह योजना खटाई में पड़ गई। इस कार्य को 1947 के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने हाथों में लिया। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे प्रायः सार्जेंट योजना कहा गया है। सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे और इस योजना के अनुसार 11 से 17वें वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया गया था। 2 प्रकार के उच्च विद्यालय, एक विद्या विषयक और दूसरा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना तैयार किया गया था। इस योजना में इंटरमीडिएट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। 40 वर्षों के अंदर ही शिक्षा के पुनर्निर्माण कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया था, किंतु कालांतर में खेर समिति के द्वारा इस समय सीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया था। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो गया। अब आता है शिक्षा से संबंधित विश्लेषण। ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत में पाश्चात्य ज्ञान एवं अन्य सभी प्रकार के ज्ञान के प्रसार हेतु तमाम दावों के बावजूद कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। जो भी प्रयास किए गए थे उसकी पृष्ठभूमि में लोक कल्याण की भावना न होकर औपनिवेशिक हितों का साधन थी। औपनिवेशिक हितों को साधना था। औपनिवेशिक हितों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम कर सकते हैं। पहला, प्रशासन का खर्च कम करना एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। शिक्षित भारतीय यूरोप में कर्मचारियों को लाने की अपेक्षा सस्ते पड़ जाते थे। सरकार की योजना जनसाधारण में से एक तबके को शिक्षित करके एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो कि रक्त और रंग से तो भारतीय हों परंतु विचार एवं नैतिक मापदंड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हों। शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजारों का भारत में विस्तार करेंगे। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार एवं जनसाधारण के बीच में दूरभाषीय की भूमिका निभा सकें। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अब आते हैं इसके परिणाम क्या हुए। पहला, परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली थी वह समाप्त हो गई। 1844 में एक सरकारी आदेश अनुसार सरकारी रोजगारों के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक था। इसमें अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल अधिक लोकप्रिय हो गए। भारत साक्षरता के मामले में सदियों पीछे पिछड़ गया।
अंग्रेजी के ऊपर अधिक बल से जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं होने दिया। फलस्वरूप शिक्षित भारतीय एवं अशिक्षित भारतीयों के बीच में भाषा एवं संस्कृति की खाई उत्पन्न हो गई। शिक्षा काफ़ी महंगी थी, अतः धनी वर्ग एवं जो शहरी लोग थे वह इस पर एकाधिकार हो गया उनका। लड़कियों की शिक्षा की बिल्कुल अवहेलना की गई थी, क्योंकि सरकार चिंतित थी कि रूढ़िवादी भावना पर चोट न पहुँचे। विदेशी अधिकारों की नज़र में स्त्री शिक्षा की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को सरकारी दफ्तर में क्लर्क नहीं बनाया जा सकता था। कंपनी के प्रशासन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी अवहेलना की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और उसके सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। अगस्त 1949 में दी गई इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहला, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्षों का अध्ययन। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में बटी हुई थी। उच्च शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए। पहला, सामान्य शिक्षण, संस्कारी शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, और इसमें पहले शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक इसके महत्व को समझा नहीं गया था। इसी प्रकार कृषि, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, अभियांत्रिकी, तकनीकी, विधि एवं चिकित्सा विज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए। वर्तमान अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाना चाहिए और इसके सुधार के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, चूँकि स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष लगते थे। ततएव यह वांछनीय नहीं था कि सभी वर्षों के कार्य की हम एक परीक्षा से ही विवेचना करें। यथासंभव भिन्न भिन्न विषयों की भिन्न भिन्न स्तर पर परीक्षा हो। सभी विश्वविद्यालयों के स्तर एक समान किए जाएं और ऊंचे उठा दिए जाएं। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए, जो कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन करने के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया। उससे संसद के अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्त वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। कोठारी शिक्षा आयोग, यह 1964 से 67 में आया। शिक्षा के सभी पक्षों तथा स्तरों के विषयों में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत एवं नीतियों की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से जुलाई 1964 में डॉक्टर D.M. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और मुख्य देशों में शिक्षा शास्त्री एवं वैज्ञानिक इससे संबंध किए गए थे। आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। शिक्षा में सभी स्तर पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा, कार्य अनुभव, उनके हाथों में काम करने एवं उत्पादन अनुभव इत्यादि सम्मिलित हों और आरंभ किए जाने चाहिए। नैतिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर भी बल दिया गया था। विद्यालयों को अपने इस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि उन्हें युवकों को विद्यालय के संसार से कार्य एवं जीवन के संसार में ले जाने में सहायता देनी है। उन्हें युवकों को विद्यालय के संसार से कार्य तथा जीवन के संसार में ले जाने में सहायता देनी है। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना है। उन्नत अध्ययन केंद्रों को अधिक सुदृढ़ बनाए जाने हैं और बड़े विश्वविद्यालय में एक छोटी संस्था ऐसी बनाई जाए जो कि उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे। विश्वविद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता पर बल दिया जाए। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान और इससे संबंधित विज्ञान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति,
मुख्यतः कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया था। पहला, 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अध्यापकों के लिए पद एवं वेतन में वृद्धि की जाएगी। त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार करना एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना। विज्ञान एवं अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण करना। कृषि उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास करना। पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना एवं सस्ती पुस्तकों का अध्ययन करना। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। नवीन शिक्षा नीति 1986 में आई। नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे गतिहीन समाज को ऐसे गतिशील समाज में परिवर्तित करना है गतिहीन समाज को गतिशील समाज में परिवर्तित करना है, जिसमें विकास एवं परिवर्तन के प्रति वचनबद्धता हो। और इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1986 में 36% साक्षरता को 2000 ईस्वी तक बढ़ाकर 56% करना है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने का लक्ष्य रखा गया था और 1990 तक 10% तक विद्यार्थी इसकी परिधि में आ जाएं। 1955 में 25% तक का लक्ष्य रखा गया था। उच्च शिक्षा में सुधार लाना ताकि अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण एवं सार्वभौमिकता में विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके। शिक्षा का सामाजिक प्रसंग होना चाहिए एवं पाठ्य चर्चा ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों के मन में संविधान में दिए गए उत्तम सिद्धांतों को विद्यार्थी अपनाएं, अर्थात वे राष्ट्रीय विरासत में गौरव अनुभव करें। वे धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हों। वे देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अनुरक्त रहें। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के नियमों में कट्टर विश्वासी बन जाएं।